नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा विद्रितेश में। दोस्तों, आज हम सीटेट के प्रीवियस ईयर इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। आपको साफ साफ बता दें, जो बच्चे पहली बार देने वाले हैं, इसमें 15 से 20 नंबर की पेडागोजी आती है और 10 नंबर से 15 नंबर तक यानी 30 नंबर का पेपर होता है। उसमें 15 से 10 नंबर का लगभग पर्यावरण नॉर्मल वाली आती है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के होते हैं जो क्लास 3, 4, 5 से रिलेटेड होते हैं। 3, 4, 5 की एनसीईआरटी, तो 3, 4, 5 की एनसीईआरटी हम आपको पढ़ाएंगे, तब आप समझेंगे। उसके भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैं, वो भी हम यहाँ पे आंसर बता देंगे। और पेडागोजी के तो पूरे 15 से जितने 15-20 जितने भी क्वेश्चन हैं, हम उसकी पेडागोजी कायदे से आपको समझाते हुए चलेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो इसमें निशान लगे हुए हैं पेपर में, वो हो सकता है कि गलत लगे हों, किसी और बच्चे का पेपर है ये, तो इसमें जो हम आंसर बताएंगे, जो नंबर, वही आपको सही मानना है। इधर इंग्लिश में है और इधर हिंदी में है, दोनों चीज़ें, जिसको जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में समझते हुए पेपर को देखेगा। पहला क्वेश्चन है, बहुत आराम से, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े कहते थे कि अब से लगभग 25-30 कितना अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित कारण क्या हैं? तो भैया, कुओं का सूखने का संभावित कारण क्या है, ये हमें बताना है। पहला कारण ए वाला ऑप्शन। ए वाला का ऑप्शन क्या है? ए वाला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था, अब वह वहाँ नहीं है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि जिन झीलों में वर्षा का पानी जमा होता था, अब वह वहाँ नहीं है, उनकी जगह पे पार्क बन गए, किसी ने घर बना लिया, किसी ने जो है वहाँ पे पटाई कर दी। तो पहला वाला ठीक हो सकता है। दूसरा आंसर, पेड़ पौधों और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलदार सीमेंट से ढक दी गई है। ठीक है, ये भी सही है कि ढक दी गई है तो पानी रिस नहीं पाता है। तीसरा, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि घर में टोटियां लगी हैं, तो हाँ, कुआं बुरा मान गए हैं ना, है ये वाला, सी वाला गलत है, इसलिए सूख गए हैं। सी वाला गलत है। डी वाला, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत चलित मोटर पंप लगा दिए गए हैं। हाँ, पानी को खींचने के लिए कई मोटर लग गए हैं, इसीलिए भैया कुएं का पानी सूख गया है, ये भी सही है। अब इसमें हम लगाएं कौन? इसमें तो 3 सही हैं, ए बी डी। ठीक है, सी वाला गलत है बस। तो इसमें हम देखते हैं, नीचे कई ऑप्शन दिए हैं, इसमें ए बी डी वाला ढूंढना है। तो तीसरा आसन, ए बी डी, इसमें तीनों है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 62, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया, क्यों? ठीक है, देखो इस बच्चे ने यहाँ पे गलत लगाया हुआ है। इसमें आंसर 61 वाले में ए बी और डी होगा। तीसरा वाला ए बी डी, यही बताया हमने ना, ए बी डी। केवल सी वाला नहीं होगा, कुएं का उपयोग नहीं करता क्योंकि घर में टोटियां लगी हैं, बस यही गलत है, सी वाला ए बी डी होगा। अगला देखते हैं, इसमें भी शायद बच्चे ने गलत लगा रखा हो जिसका पेपर है। ठीक है, तो 62 वाला है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों नहीं रखा गया भैया? ये तो पेडोलॉजी है। पहला, इस आयु वर्ग के बच्चों को अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं, सही हो सकता है। यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, गलत हो सकता है। यह पुस्तक के भार को पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है, गलत हो सकता है। सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है, ये भी गलत हो सकता है। आंसर इसका क्या होगा? पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? क्योंकि इस आयु वर्ग में बच्चे परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं, ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन और संकल्पनाओं के मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, इसको अलग से पढ़ाया जाता है क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। ए वाला ऑप्शन सही होगा, ए वाला सही होगा। द चाइल्ड लुक्स एट हर हिज इन्वायरमेंट इन होलिस्टिक मैनर। ठीक है, सही होगा। In EVS concept, and issue have not been compartmentalized into the science and social science. Why? The child look at her age environment to holistic manner. पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला 63, नीचे दिए गए शहरों में किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? भैया, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? In which one of the following cities the mountain of sand called sand dunes are found? नीचे दिए गए शहरों में किस एक रेत के पहाड़ या रेत के टीले पाए जाते हैं? पहला अबू धाबी, दूसरा बर्लिन, तीसरा थिम्पू और चौथा काबुल। तो अबू धाबी, एनसीईआरटी में अबू धाबी चैप्टर है, तो पहला वाला अबू धाबी ही होगा। अबू धाबी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगला देखिए, पेडोलॉजी का क्वेश्चन है 64वां, पर्यावरण अध्ययन के
पाठ्यक्रम के उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया है। क्यों? पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया है। बच्चों के परिवेश को बोध में वृद्धि करने के लिए, बच्चों को स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए उपविषयों की तुलना में थीम आधारित उपविषयों के विकास में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। पर्यावरण अध्ययन के पाठों को कम करने के लिए, देखो चौथा वाला गलत है, पर्यावरण अध्ययन के पाठों को कम करने के लिए। तीसरा, उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन करने के लिए, ये भी गलत है। पहला, बच्चों को परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, ये भी गलत है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया क्योंकि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए अंतः संबंधित समझ को विकास करना। जो बच्चे अपने परिवेश में देखते हैं उसे मुद्दे से जुड़े और अंतः संबंधित समझ को विकास करना। उनको देखें, जैसे पेड़ देखें तो सोचें कि हम सांस कौन सी ले रहे हैं, मिट्टी देखें तो इसमें सोचें इसमें पेड़ कैसे निकलता है, पानी देखें तो इसमें देखें कि पानी हम कौन सा साफ है कौन सा गंदा है, तालाब देखें तो ये देखें कि तालाब में पानी इकट्ठा क्यों किया जाता है। इस तरीके से चीज़ें। फॉर द डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशू ऑफ लर्नर्स लोकल एनवायरनमेंट, मतलब बच्चों के स्थानीय परिवेश को मुद्दों से जुड़े हुए अंतः संबंधित समझ को विकसित करने के लिए। 65वां अगला ये देखते हैं, ये भी पेडोलॉजी है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण के अध्ययन पाठ्यक्रम में 6 मुख्य विषयों में से एक नहीं है? तो भैया 6 मुख्य विषयों में से कौन सा एक नहीं है? तो 6 मुख्य विषयों में से आवास भी है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये नहीं है, काम और खेल है, भोजन है। ठीक है, भोजन है तो खेल है, भोजन है, आवास है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी है। तो कौन सा भैया नहीं होगा इसमें? कौन सा आंसर हो सकता है? हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, आवास भी है, काम और खेल, भोजन। बताओ इसमें क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा भैया बताइए। तो इसमें होगा काम और खेल, तीसरा वाला नहीं है, वर्क एंड प्ले, तीसरा वाला ऑप्शन गलत है। 65वें का तीसरा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य विषयों में से एक नहीं है? तो काम और खेल, तीसरा वाला नहीं है। 65वें क्वेश्चन पे चलते हैं, पेडोलॉजी है। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच क्या है? पहला, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन में एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कक्षा 1 और 2 के एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। इसमें कौन सा सही है? निम्नलिखित में कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के विषय में संदर्भ में सत्य है। कक्षा 1-2 में पर्यावरण की बुक अलग से नहीं है, इसके लिए आंसर कौन सा सही है? पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, ये सही हो सकता है। दूसरा, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ये गलत है। तीसरा, कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है, ये भी गलत है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है, भाषा के द्वारा नहीं होता है, गणित के माध्यम से होता है, ये भी गलत है। देखो इस बच्चे ने दूसरा लगा रखा है, गलत है। पहला आंसर, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। पहला आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा? पहला आंसर। अगला 67, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? क्या? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल सही हो सकता है। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों ज्ञान से जोड़ना, शायद। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा की 4 दीवारों के बाहर सीखना, ये तो बिल्कुल सही है, बाहर ही तो सीखेंगे पर्यावरण, कक्षा में क्या सीखेंगे, क्लास में। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, बिल्कुल सही है, जो बाहर बच्चे देख के आ रहे हैं, पेड़ पौधे, पानी, जल, भोजन, उनको विद्यालयी ज्ञान से जोड़ना, ये भी सही हो सकता है। तो इसमें अब आंसर कौन सा सही हो सकता है? देखो ACD इस बच्चे ने लगा रखा है, अब बी वाला क्या गलत है? लेकिन ऐसा कोई अप्रोप्रिएट मतलब कि बिल्कुल एक्यूरेट आंसर नहीं, वो नहीं दिख रहा है, क्या कहते हैं, एक्यूरेट ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो इसमें हम ACD पे ही टिक करेंगे क्योंकि ACD बिल्कुल ठीक है। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारों से बाहर सीखना जरूरी है। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना भी जरूरी है। तो यानी A, C और D, चौथा वाला सही है। अगला, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निर्देशन, किस्से कहानियाँ। तो भैया इसमें क्या होगा?
पर्यावरण अध्ययन से बच्चों को जोड़ने की प्रभावशाली युक्ति क्या है? पाठ्य पुस्तकों का पठन। पाठ्य पुस्तक के पठन से कैसे जुड़ जाएंगे भैया? शिक्षकों द्वारा व्याख्याएं करेंगे, बच्चे क्या चुप बैठे रहेंगे? ये भी गलत है। किससे कहानियां? कक्षा निदर्शन, क्लासरूम डिमॉन्स्ट्रेशन। तो चौथा भी गलत है, किससे कहानियां। किससे कहानियां से क्या होगा पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली? कक्षा निर्देशन, मतलब क्लासरूम डिमॉन्स्ट्रेशन। क्लासरूम डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब कक्षा में जो है चीजें दिखाना बच्चों को, निदर्शन। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है कक्षा निदर्शन। तीसरा वाला आंसर सही होगा, इसमें तीसरा सही होगा। 69वां 69, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में संबंधित में सच नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है। विच वन द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द ईवीएस? तो पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, बिल्कुल गलत है, सच नहीं है। ये तो बाल केंद्रित अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, हाँ बिल्कुल सही है, ये तो सही है, पर्यावरण अध्ययन तो बाल केंद्रित ही है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने के अवसर देता है, ये भी बिल्कुल सही है, खोजने के अवसर देता है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये तो गलत हो सकता है। आगे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, एकीकृत, नेचुरल इंटीग्रेटेड, ये भी सही हो सकता है। तो क्या इसमें क्या आंसर लगाएं हम? निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन से सच नहीं है? नहीं सच है। तो पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये गलत है। उसमें तो सब यही होता है कि बाल केंद्रित रहेगा, बच्चों को अपने परिवेश में खोजने के अवसर दिए जाएंगे, पर्यावरण की प्रकृति एकीकृत है, ये भी देखा जाएगा। लेकिन पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये गलत है कि इसमें वर्णों और परिभाषाओं से कोई मतलब नहीं है। तीसरा वाला आंसर होगा, वर्णों और परिभाषाओं से कोई मतलब नहीं है। इनमें अपने परिवेश को खोजने को बच्चों को अवसर दिए जाते हैं, बाल केंद्रित होती है, बच्चों को क्लासरूम से बाहर पर्यावरण में ले जाकर परिवेश में और पर्यावरण सिखाने का प्रयास किया जाता है। जैसे स्कूल में वो जो खेल के मैदान होते हैं या ग्राउंड, वो क्या कहते हैं उसे, बगीचे होते हैं, वहाँ ले जाया जाता है, या स्कूल से भी बाहर। ठीक है, तो ये गलत है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पे बल देता है। 70वां, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। ठीक है, क्रियाकलाप प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है भैया? बच्चों को प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, बच्चों को उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो भैया कौन सा सही होगा? क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों और प्रश्नों को चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है, रोक रोक के आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन सही हो सकता है कि बच्चे किस तरीके से प्रक्रिया कर रहे हैं सीखने की। बच्चों को खोजने का अवसर देना, ये भी सही हो सकता है। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, मतलब अभिव्यक्ति मतलब अपनी बात को रखने का अवसर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सही है। तो बच्चों को उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, मतलब हम किसी को बांटेंगे नहीं, किसी को सीख पाया बच्चा, कोई नहीं सीख पाया, कोई बच्चा किसी कारण से परेशान है, नहीं सीख पा रहा है, ठीक है, कोई उसमें दोष है, तो किसी का हम विभेद नहीं करेंगे, सारे बच्चे अच्छे हैं। तो सीटेट का अगर पेपर देना है तो सारे बच्चे अच्छे हैं, ये मान के चलना है हमें। तो इसमें आंसर ए बी सी वाला होगा। तो सी वाला देखो बच्चे ने भी सही रखा है, ए बी सी वाला बिल्कुल सही है। 71, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पर्यावरण और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? कि भैया पाठ्यपुस्तक और शिक्षकों के अलावा भी अन्य स्रोतों की मदद लें, क्यों? पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, सही हो सकता है। या पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, यह शिक्षक की बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, या बच्चों को सौंदर्यगत और मनो क्रियाकलाप कौशलों का विकास करेगा। तो इसमें कौन सा सबसे सही लग रहा है भैया? हमें तो ये वाला गलत लग रहा है, उपस्थिति का विकास करेगा, बी वाला। देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा, सबसे सही कौन सा है? तो यह सी डी भी हो सकता है। अब देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रहा है, सही बात है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, सही हो सकता है। या शिक्षकों की बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, ये भी सही हो सकता है, ठीक है। और यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियाकलाप कौशल का विकास करेगा, ये भी सही हो सकता है। इसमें तो चारों सही लग रहे हैं। तो सबसे सही आंसर जो होगा उस पर हम टिक कर देंगे, ठीक है।
ठीक कर देंगे, तो पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। ये भी बात सही है। तो इसमें हम ए बी सी मान सकते हैं, ए बी सी वाला। इनमें जब ये पेपर हुआ था तो इसमें आयोग ने 2 आंसर सही माने थे, इसमें हम ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है, ए बी सी, क्योंकि इसमें चारों सही लग रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए? सहभागिता होनी चाहिए भैया, कोऑपरेशन होना चाहिए, प्रश्न पूछना, क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, न्याय और समान के प्रति सरोकार होना चाहिए, कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी, बस याद करना नहीं होना चाहिए, रिमेम्बरिंग। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए असंकेतक नहीं है? तो याद करना संकेतक नहीं है। याद हमें नहीं करना ये चीज़ है कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, इसे याद करने की क्या जरूरत है, समझो वो देख देख के इधर उधर से, ठीक है। अगला, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षकों के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षकों के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन क्या है? सीखने के समान आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, CCE। तो पर्यावरण अध्ययन के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। तो क्या होगा इसमें? सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, CCE। In EVS, teachers should provide opportunity to children to access themes themselves, self assessment। स्व आकलन है। स्व आकलन क्या है? सीखने का आकलन, ठीक है। इसमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। देखो बच्चे ने गलत लगा रखा, ए नहीं होगा, दूसरा होगा। दूसरा हम बार बार बता रहे हैं कि इसके आंसर नहीं मानने हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षकों के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है। सीखने का आकलन दूसरा वाला। 74, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है? शिक्षक बच्चों को एक समूह बनाकर उनके प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है, ठीक है। कई पुस्तकों में भी क्वेश्चन के आंसर गलत मिलेंगे, जैसे बहुत सारी बुक आती हैं, उनका नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन उन बुकों में भी आंसर गलत लिखेंगे और गलत याद करके चले जाएंगे तो गलत ही नंबर आएंगे, ठीक है। अगला, अब रिजल्ट बहुत कम जाने लगा है इसका। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर प्रयोग करता है? शिक्षक बच्चों को समूह बनाकर उनके प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनवाता है? क्यों बनवा रहा है? यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, यह बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए समूह के अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। डी नहीं होगा, अनुशासन नहीं, हम कुछ सिखा रहे हैं, अभी अनुशासन बाद में बनाएंगे। यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, बच्चों में सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। बी और सी बिल्कुल सही लग रहे हैं। बी सी का कोई ऑप्शन ही नहीं है, बी सी का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो यह तो भैया सी तो सही है ही है। अब सी वाला ढूंढो किस में है? इसमें है और इसमें है, पहले और दूसरे में सी वाला है, ठीक है। अब डी तो नहीं सही है कि यह कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। अनुशासन नहीं, पहले सिखा लो, अनुशासन बाद में बना लेना। तो ए और सी होगा, ठीक है। एक फिर से पढ़ते हैं एक बार। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर प्रयोग करता है? शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनके प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक कक्षा में समूह क्यों बनाता है? यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, ठीक बात है, ठीक बात। और सी वाला, समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, ठीक है। ए और सी यानी दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा? दूसरा वाला। कौन सा? दूसरा वाला। अगला 75, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस? नॉट। परिवेशी मुद्दों का जागरूकता का विकास करना, ये सही है। बच्चों को स्वयं अपने हाथों से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, ये भी सही है। चौथा, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ये भी सही है। बच्चों को पाठ्य पुस्तकों की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये गलत है। परिभाषाएं हमें याद नहीं करनी है। टू इनकरेज चिल्ड्रेन टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक डिफिनीशंस, गलत है। तीसरा वाला, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? तो परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये है। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना, ये भी है। चौथा, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ये भी है। बस सी वाला नहीं है, बच्चों की पाठ्यपुस्तकों की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, सी वाला नहीं होगा, ठीक है। परिभाषाएं हमें याद नहीं करनी है, समझनी है। अगला, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, ठीक है बात। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक का बच्चों के आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है?
ठीक है। तो अवलोकन एवं अभिलेखन का आकलन हो सकता है, बच्चे देख रहे हैं, अभिव्यक्ति का बच्चे देख के बताएंगे कि ये हमने देखा। प्रयोग करना, विश्लेषण कर सकते हैं चित्र का, जैसे पेड़ का चित्र देखा तो कहा ये पत्ती, ये पेड़, ये लकड़ी, ये देखो इतना बड़ा पेड़ है, जमीन से जुड़ा है, ये सब देख सकते हैं, बस प्रयोग नहीं कर सकते। अब किताब में देख के क्या प्रयोग करेंगे, किताब में देख के क्या प्रयोग करेंगे भाई, किताब में क्या वो काटेंगे क्या चित्र, ठीक है। तो देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। तो अवलोकन या अभिलेखन, ठीक है, अवलोकन या अभिलेखन, सॉरी यहाँ पे कोई पीछे बेचने हुए आया हुआ है तो उसकी आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो सॉरी उसके लिए। तो पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक बच्चों के आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। फिर से पढ़ते हैं, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक बच्चों के आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। अवलोकन एवं अभिलेखन, बच्चे चित्र का अवलोकन करेंगे, उस पर अभिलेखित कुछ कर सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं चित्र देख के कि भैया ये हमने पेड़ देखा, इसमें पत्ती है, लकड़ी है और टहनियाँ हैं, ये मिट्टी से जुड़ा है। विश्लेषण कर सकते हैं पेड़ को देख के कि क्या पेड़ किसी भी मिट्टी पे उग सकता है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड क्यों छोड़ता है, पेड़ भोजन कैसे करता है, लेकिन प्रयोग नहीं कर सकते। प्रयोग भैया पेड़ किताब में क्या करेंगे, क्या लिखा है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक बच्चों के आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है, प्रयोग नहीं कर सकते चित्र देख के, ठीक है। तो ए बी सी सही है, ए बी सी, डी वाला गलत है, ठीक है। अगला, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है, अवलोकन का, जांच सूची का, अधिविन्यास का, लिखित प्रश्न का। तो विच टेक्निक इज यूज्ड इन रेटिंग स्केल, तो जांच सूची, चेकलिस्ट, जांच सूची, इसको भैया खूब याद कर लेना है, बार बार आता है। रेटिंग स्केल, रेटिंग का है कि जांच सूची की रेटिंग होती है ना, तो रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं, जब ये क्वेश्चन बार बार हम लोग पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है, जांच सूची का। अगला, झूम खेती अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल प्राप्त कटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए छोड़ देते हैं, इस जगह को बांस या खरपतवार उगाते हैं, उखाड़ कर जला देते हैं, खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग में लाते हैं। इस जमीन की खेती में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है, गहरा नहीं हल्का जोता जाता है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कक्षा 5 या 4 की एनसीईआरटी में पार्ट है, वहां से आपको ये एक एक लाइन बिल्कुल दिमाग से पढ़नी है, तब आंसर करना है। देखो इस तरीके के ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो इसमें हम आपको यहीं पे बता देते हैं, झूम खेती अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों में विचार कीजिए। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए छोड़ देते हैं, बिल्कुल सही। इस जगह के बांस या खरपतवार उगाते हैं, उसे उखाड़ कर जला देते हैं, ठीक है। खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं, बिल्कुल सही बात। इस जमीन को खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है, गहरा नहीं जोता जाता है, हल्का जोत के उसमें बीज लगा देते हैं, हल्का जोत के उसमें बीज लगा देते हैं। जब इस जमीन के खेती की बारी आती है तो इसे बीज छिड़कने से पहले ही इसे गहरा जोता जाता है, गलत है, उसे हल्का जोता जाता है, ठीक है। तो इसमें आंसर ए बी सी सही है। अब ए बी सी का कोई ऑप्शन ही नहीं है तो बी सी बिल्कुल ठीक है, बी सी मानेंगे। इस जंगल में बांस या खरपतवार उगाता है तो उसे उखाड़ कर जला देते हैं, ठीक है। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं, ए वाला नहीं है। ये फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है। अगला, ये भी एनसीईआरटी का है क्वेश्चन। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने के बनाए हैं। यह घर 2 मंजिल है, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत के सामान इकट्ठा कर रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं, इन्हें पेड़ों की मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है। अब मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। तो भैया जो एनसीईआरटी कक्षा 4, 5 या 3 की है उसमें ये क्वेश्चन है, उसमें चैप्टर है, होम करके घर करके है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही मान लेते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी में यही दिया है। अब आप एनसीईआरटी पढ़ाएंगे जब आपको तब आप समझ जाएंगे। तो किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोग अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी के चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिल है, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान इकट्ठा करते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है।
यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है, तो ये हिमाचल प्रदेश का भाग है। बाकी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में समझ में आएंगी। वैसे तो कह सकते हैं भाई जम्मू कश्मीर का भी है, लेकिन एनसीईआरटी में हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग से देखते हैं, तो रात में तो हम भी जगते हैं भैया, और आप लोग भी जगते हैं। व्हाट्सअप कौन चलाता है भाई रात में? तो काला सफ़ेद देखते हैं। ठीक है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात को जगने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग से देखते हैं वह हैं काला सफ़ेद, ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, केचुआ को किसानों का मित्र माना जाता है, इसे निम्नलिखित सही कारणों का चुनिए। केचुआ को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। केचुआ मृत पत्तियों पौधों को खाते हैं तथा इनके मल को जमीन उपजाऊ बनाते हैं। अगला बी, केचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। केचुआ जमीन के छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। केचुआ द्वारा बनाए गए छेदों में से जमीन को आसानी से हवा पानी मिल जाता है। अब कौन सा हो जाए, कौन सा होगा भैया? CDA होगा, BCD होगा, कौन सा होगा भैया बताइए आप? केवल AC होगा, ABC होगा? तो भैया डी वाला तो बिल्कुल सही है। केचुआ द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा पानी मिल जाता है, डी तो बिल्कुल सही है। इसे छांटते हैं तो डी किसमें किसमें है? ए में है, एक में है और दो में है, ऑप्शन ठीक है। केचुआ केचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, बी भी सही है, बी भी सही है। ठीक है, बी भी सही है। और पहला, केचुआ मृत पत्तियों को पौधों को खाते हैं तथा इससे मल की जमीन उपजाऊ होती है, ये भी सही लग रहा है हमें। केचुआ जमीन से छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, सी नहीं पोली हो जाती है। जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, ये नहीं हो सकता भाई। चलो देखते हैं क्या होगा इसमें। तो इसमें हमको अप्रोप्रिएट आंसर देखो भैया, हमें तो ये भी सही लग रहा है, CDA भी सही लग रहा है, BCD भी लग रहा है, तो डी तो दोनों में है। चलो डी है, इस तरीके से ऑप्शन निकालते हैं। डी निकाल लिया, अब निकाल लेते हैं हम सी वाला। केचुए जमीन छेद में आते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। ठीक है, केचुए मृत पत्तियों को खाते हैं तथा इसकी जमीन उपजाऊ बनी रहती है, मल से जमीन उपजाऊ, ये सही है, ए सही है। तो CDA, ठीक है, ए बिल्कुल सही है, इसमें ए आंसर नहीं है। ठीक है, केचुआ मृत पत्तियों को खाते हैं तथा इससे इसके मल से जमीन उपजाऊ बनी रहती है, ए बिल्कुल सही। डी वाला, केचुए द्वारा बनाए गए छेदों में जमीन आसानी से हवा पानी मिल जाता है, ये भी सही है। और सी वाला, केचुआ जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, ये भी सही है। बी वाला नहीं है, खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, गलत है। तो CDA सही है, CDA सही है, इस बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। अगला, आदिवासी हजारों साल पहले कांसे ब्रॉन्ज की चीजें बनाते थे, आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कांसा किससे बनता है? तांबा और टिन से, तांबा और टिन से, यानी तांबा और पीतल से। किससे? देखते हैं। आदिवासी हजारों साल पहले कांसे ब्रॉन्ज की चीजें बनाते थे। ठीक है, आज भी हमारे घरों में कांसे का प्रयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? यह तांबे जस्ता तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है, यह तांबे और टिन का मिश्रण है, यह एल्युमिनियम और तांबे का मिश्रण है, यह पीतल और तांबे का मिश्रण है, पीतल और तांबे का। तो भैया कांसा किससे बनता है? कांसा बनता है तांबा और टिन से। कांसा किससे बनता है? तांबा और टिन से। तीसरा वाला आंसर होगा, इट इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, पहला गलत है। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे, फिर से देखते हैं, आदिवासी हजारों साल पहले कांसे की चीजें बनाते थे, आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस बच्चे ने गलत लगाया, या पीतल तांबे का मिश्रण है, गलत आंसर है। ठीक है, या तांबे जस्ता तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है, ये भी गलत है। चौथा, या एल्युमिनियम तांबे की भांति का तत्व है, गलत। यह तांबे और टिन का मिश्रण है। ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, ये सही है। ठीक है, ट्राइबल पीपुल have been using bronze to make many things since thousands of years. Bronze is still used in our houses. Select from the following the most correct statement about bronze. तो bronze, it is a mixture of copper and tin. सी वाला सही है। हमने कहा था कि इस बच्चे ने गलत लगा रखे हैं जिसका पेपर है। चलो कोई नहीं, बच्चे तो सीखते ही हैं गलती करने से, ऐसा याद रखना है सीटेट के पेपर में। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आया पर्यावरण से। ठीक है, तो टैपियोका केरल में होता है। कहाँ? केरल में। तो नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो केरल का। कहाँ का? केरल का। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो केरल का भोजन है। कहाँ का? केरल का। यह एनसीईआरटी से आया है। तो नारियल डली हुई की
Boiled tapioca with any curry made using coconut is the preferred food of the people of Kerala. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 84। निम्नलिखित से त्योहारों को इस स्थान को चुनिए जिसमें पूर्णिमा मनाया जाता है। तो होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती नहीं। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस नहीं। दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस नहीं। दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन नहीं। तो भैया मनाया क्या जाता है भाई? तो निम्नलिखित में से त्योहारों में उस समूह को चुनिए जो पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा मतलब पूरा चांद, अमावस्या मतलब बिल्कुल चांद गायब। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेट ऑन द फुल मून डे। फुल मून मतलब पूर्णिमा। तो भैया दिवाली तो अमावस्या को होती है, ये भी दिवाली इसमें अमावस्या को होती है, इसमें भी दिवाली है, ठीक है। और इसमें गुरु नानक जन्म दिवस लिखा है, रक्षाबंधन दिया है, होली दिया है। ये हो सकता है कि होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती होगा। नहीं, महाशिवरात्रि 13 को मनाई जाती है। 13 जो ये होता है ना, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, तो 13 को मनाया जाता है, त्रयोदशी वाले दिन। ये भी नहीं होगा। आंसर होगा दूसरा वाला। बच्चे पता नहीं कहाँ से आँखी खोल के रखें कि दिवाली उन्होंने पूर्णिमा को मना दी। दिवाली मनाई जाती है अमावस्या को। दिवाली दूसरे चौथे में भी दिवाली ऑप्शन है, ये भी अमावस्या को। और महाशिवरात्रि त्रयोदशी को। तो ये होगा होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक बर्थडे, दूसरा वाला ऑप्शन। होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस, ठीक है। तो निम्नलिखित त्योहार में उस समूह को चुनिए जो जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन सही है, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। अगला, निम्नलिखित राज्यों में किस में एक समूह समुद्र तट के अरब सागर पर है? निम्नलिखित राज्यों के समूहों में किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट हैज ए कोस्ट ऑफ अरेबियन सिया? ठीक है, अरेबियन सिया, ठीक है। तो निम्नलिखित में से एक समूह जो समुद्र तट अरब सागर पर है। तो भैया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा नहीं, है तो बंगाल की खाड़ी की तरफ है। किसने निशान लगाया भाई? ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक नहीं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तो बंगाल की खाड़ी की तरफ है। कर्नाटक, केरल, गुजरात ये हो सकता है। ये देखते हैं दूसरा, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल तो इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ है, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन सही होगा, कर्नाटक, केरल और गुजरात। पता नहीं भैया, तुम्हें जब सीटेट का पेपर देने जाना है तो भारत का मैप अभी से अपने स्क्रीन गार्ड पे लगा लो, फ़ोन के स्क्रीन गार्ड पे नहीं, सॉरी, वॉलपेपर में मोबाइल और लैपटॉप के लगा लो, जिससे भारत का मैप आपको याद हो जाए। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और देखो लगा के आए हैं, तीसरा गलत आंसर है इनका। आंसर होगा निम्नलिखित राज्यों में समूह में, हमको लगता है फेल भी हो गए होंगे। निम्नलिखित राज्यों में समूह में किस एक समूह के समुद्र तट पर अरब सागर पर है? तो कर्नाटक, केरल, गुजरात। कहाँ? कर्नाटक, केरल और गुजरात। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो ये देखो पश्चिम बंगाल के पूर्व में, गलत है। पश्चिम बंगाल के तो पश्चिम में है झारखंड, गलत है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में नहीं, उत्तर प्रदेश के तो पूर्व नीचे की तरफ है, गलत। ओडिशा के उत्तर में, यही आंसर सही है। क्या है? ओडिशा के उत्तर में। आप मानचित्र देखिए भारत का, ओडिशा के उत्तर में। हमारे देश में मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? ओडिशा के उत्तर में, नॉर्थ ऑफ ओडिशा। यही ऑप्शन सही है, दूसरा वाला। मानचित्र आप उठाइए और देखिए, वेयर इज झारखंड लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ कंट्री? नॉर्थ ऑफ ओडिशा, यही सही है। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? ओडिशा के उत्तर में। पश्चिम बंगाल के पूर्व में, गलत आंसर, पहला वाला गलत आंसर। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, गलत, तीसरा वाला। चौथा वाला उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, गलत। अब देखिए सही से, ठीक है। मैप जब भारत का देखेंगे तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर की तरफ पूर्व और इधर की तरफ पश्चिम, ठीक है। तो ओडिशा के उत्तर में है झारखंड, याद रखिएगा, ठीक है। बच्चे ने गलत लगाया। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? तो मोम पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, ग्रीस प्राप्त होता है, डीजल प्राप्त होता है, कोयला नहीं प्राप्त होता। कोयला लकड़ी से, कोयला नहीं प्राप्त होता, ठीक है। तो निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? तो मोम प्राप्त होता है, ग्रीस प्राप्त होता है, डीजल प्राप्त होता है, कोयला नहीं प्राप्त होता पेट्रोलियम से, ठीक है। कोयला तो पहले लकड़ी से कोयला बनता है, ठीक है। तो कोयला तो पहली ही अवस्था है ना, कोयला नहीं प्राप्त होता। निम्नलिखित में क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम? वैक्स प्राप्त होता है, ग्रीस प्राप्त होता है, डीजल प्राप्त होता है, कोल नहीं, कोयला नहीं होता। अगला, ये जो है भैया रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये हम बाद में बताएंगे, ठीक है। अगला, हमारे देश में एक जंगल में अब कहेंगे आप रीजनिंग के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा सा बहुत मामूली सी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 89, हमारे देश में एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासियों की खेती के लिए जमीन ग्राम सभा, पंचायत या एक विशेष मात्रक यूनिट इकाई को टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? टिन क्या है? तो ये भैया एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
हमारे देश में एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासियों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है। यह भूमि एक का मात्रक है जिसका अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। यह भूमि जिसकी बीमाएं 100 m है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। एक, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। ए लैंड विच फार्मर्स ग्रो 1 टिन ऑफ सीड। पहला ऑप्शन सही है, इन्होंने तीसरा लगा रखा है, ये पक्का फेल हुए होंगे, पक्का। इन वन ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ कंट्री द विलेज काउंसिल पंचायत अलॉट द लैंड ऑफ फॉरेस्ट पीपुल advises for the farming in the special unit called tin. What is tin? A land on which farmer grows 1 tin of seeds. ठीक है, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासियों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई जिसे टिन कहते हैं आवंटित की जाती है। टिन क्या है? वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। ए लैंड ऑन विच फार्मर्स ग्रो 1 टिन सीड्स। ठीक है, ये सही है। ठीक है, अब ये 90 वाला क्वेश्चन, 90 वाला, ये भी एनसीईआरटी जैसा है, ये हम आपको बाद में करा देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको पर्यावरण के क्वेश्चन जिसमें पेडागोजी और एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे और नॉर्मल पर्यावरण के क्वेश्चन भी थे, आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर रोज 30-30 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन करते रहेंगे तो पक्का आप सीटेट में पास हो जाएंगे। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। नमस्कार।